हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। कंफर्म कर देंगे क्विकली आपका ऑडियो वीडियो इट्स एक्सेसिबल टू यू। लाइव क्लास के जितने स्टूडेंट्स हैं ज्वाइन कर चुके, तो क्विकली वो कंफर्म कर देंगे उनका ऑडियो वीडियो इट्स ओके, इट्स एक्सेसिबल टू देम। तो कर दीजिए कंफर्म सो दैट वी कैन स्टार्ट। सो मैं वेट कर रहा हूँ आपके कंफर्मेशन का। तो इस सेशन में हम BFM में मॉड्यूल बी उसका जो चैप्टर 15 है क्रेडिट रिस्क कोरिलेटेड, तो उसमें क्रेडिट रिस्क डेरिवेटिव्स इनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। क्रेडिट रिस्क डेरिवेटिव्स। सो क्रेडिट डेरिवेटिव्स, जिनको शॉर्ट में हम सीडीज भी कह सकते हैं, दे एमर्ज्ड एज ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अराउंड 1993-94। सो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के तौर पे उनका एमरजेंस कब हुआ, उनकी बिगिनिंग कब हुई? 1993-94। Credit derivatives provide as an additional tool to banks to manage risk in credit portfolio without affecting portfolio size or customer needs. तो क्रेडिट डेरिवेटिव्स क्या काम करते हैं बैंक के लिए? तो ये एक टूल है बैंकों के पास, एडिशनल टूल। ये एडिशनल टूल किस पर्पस के लिए है? रिस्क को मैनेज करने के लिए। ये रिस्क कहाँ लाई करता है? उनके क्रेडिट पोर्टफोलियो के अंदर। तो क्या इस पर्पस के लिए उनका पोर्टफोलियो साइज इफेक्ट होता है? नो, उनका पोर्टफोलियो साइज इफेक्ट नहीं होता। क्या कस्टमर की नीड्स अफेक्ट होती हैं? कस्टमर की नीड्स भी अफेक्ट नहीं होती। तो उनके पोर्टफोलियो साइज के ऊपर या जो कस्टमर की नीड्स वो मीट करते हैं उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई इंपैक्ट नहीं होता व्हेन क्रेडिट डेरिवेटिव्स आर यूज्ड। सो ये एक एडिशनल टूल की फॉर्म में है क्रेडिट पोर्टफोलियो में रिस्क को मैनेज करने के लिए। Credit derivatives help management of portfolio characteristics of risk and return and prudential capital requirements। तो जो क्रेडिट डेरिवेटिव्स हैं वो पोर्टफोलियो के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं रिस्क के या रिटर्न के या प्रूडेंशियल कैपिटल रिक्वायरमेंट के, उसको मैनेज करने में ये हेल्प करते हैं। सो रिस्क एंड रिटर्न को बैलेंस करना, बिकॉज हायर द रिस्क हायर इज द रिटर्न। तो हायर रिटर्न लेने के लिए रिस्क को मिटिगेट करने में ये हेल्प करते हैं। और प्रूडेंशियल कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स के थ्रू, तो उसमें भी ये हेल्प करते हैं। बिकॉज अगर हमारा रिस्क कम रहेगा मैनेजमेंट के थ्रू तो रिस्क वेटेड एसेट वैल्यू भी कम रहेगा एंड अकॉर्डिंगली जो कैपिटल रिक्वायर्ड है वो भी हमारी कम रहेगी। Credit derivatives are increasingly used by banks and financial institutions to effectively manage credit risk. So over the years ऐसा देखा गया है कि चाहे वो बैंक्स हों चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हों, वो इंक्रीजिंगली यूज कर रहे हैं क्रेडिट डेरिवेटिव्स को अपने क्रेडिट रिस्क को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए, प्रभावी ढंग से उसको मैनेज करने के लिए। सो दे आर यूजिंग इट इंक्रीजिंगली, या इसकी जो यूज है वो इंक्रीज कर रही है। अब क्रेडिट डेरिवेटिव्स को डिफाइन कैसे किया जाए? सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्रेडिट डेरिवेटिव?
So credit derivative is an over-the-counter bilateral contract between two or more counterparties that provide for transfer of risk in a credit asset or credit portfolio without necessarily transferring the underlying assets from books of the originator. तो इस डेफिनेशन को एक बार आप लिख लीजिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। जस्ट अपनी कॉपी में इसको उतार लीजिए या अपने लेवल के ऊपर इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, अदरवाइज मैं इसको एक्सप्लेन तो कर ही रहा हूं। सो जिन्होंने इसको लिखना है, नोट करना है, वो नोट कर लेंगे, फ्यूचर में काम आएगा रिवीजन के समय अगर आप नोट कर लेते हैं तो। सो क्रेडिट डेरिवेटिव ओवर द काउंटर बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ओवर द काउंटर तो एक होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सचेंज ट्रेडेड, जिनको एक्सचेंजेस के थ्रू सेल परचेज किया जा सकता है, लेकिन इसको एक्सचेंज के थ्रू सेल परचेज नहीं किया जाता। ये ओवर द काउंटर है और बायलैटरल है, जिसमें दोनों ही पक्ष एग्री करते हैं। और इसमें नॉर्मली 2 पार्टीज होते हैं, बट देयर कैन बी मोर देन 2 पार्टीज ऑल्सो। और इसमें किस बात का प्रोविजन होता है? ट्रांसफर ऑफ रिस्क इन क्रेडिट एसेट या क्रेडिट पोर्टफोलियो। सो विदाउट ट्रांसफरिंग द एसेट, विदाउट ट्रांसफरिंग द लोन, उसके रिस्क को ट्रांसफर कर देना या पोर्टफोलियो के रिस्क को ट्रांसफर कर देना, जिसमें जो अंडरलाइंग एसेट है, मींस जो लोन है, वो ओरिजिनेटर की बुक्स के अंदर ही रहेगा, यानी लोन देने वाले बैंक के बुक्स में ही रहेगा, वो उसको ट्रांसफर नहीं किया जाएगा टू सम थर्ड पार्टी। सो बैंक ए लोन देता है XYZ को, तो इसमें रिस्क है। इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए बैंक ए क्रेडिट डेरिवेटिव को यूज कर सकता है, और इसमें वो एक बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट करेगा विद सम थर्ड पार्टी। सो वो थर्ड पार्टी XYZ ने, XYZ तो बोरोर है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा से, अगर हम इसको कहें सो CGTMSC, जैसे हम इसको एग्जाम्पल के तौर के ऊपर ले सकते हैं, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर MSCs। तो उस तरह के किसी काउंटर पार्टी के साथ वो एग्रीमेंट करेगा जिसमें वो ट्रांसफर ऑफ रिस्क कर देगा उस एसेट के अंदर, या पोर्टफोलियो रिस्क ट्रांसफर कर देगा, लेकिन जो लोन है वो बैंक ए की बुक्स में ही बना रहेगा। आई होप इस डेफिनेशन को अब आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। सो CD एक ओवर द काउंटर बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है। सो कंफर्म कर देंगे क्विकली बाय पोस्टिंग स्माइलिंग आइकन, अगर आप अब इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं कि क्रेडिट डेरिवेटिव क्या होते हैं। सो कर दीजिए पोस्ट स्माइलिंग आइकन को क्विकली, मैं वेट कर रहा हूं आपका स्माइलिंग आइकन देखने के लिए। CDs transfer risk in the credit asset without transferring the underlying assets themselves from the books of the originator। तो ये ऑलरेडी हम यहाँ पे पॉइंट कवर कर चुके हैं कि CD के अंदर वो एसेट ट्रांसफर नहीं होता है, वो लोन ट्रांसफर नहीं होता है। लोन तो बना रहता है बैंक ए के पास ही, लेकिन इस लोन में जो रिस्क है वो ट्रांसफर हो जाएगा टू सम थर्ड काउंटर पार्टी, किसी और पार्टी को ये रिस्क ट्रांसफर हो जाएगा। सो CDs आर ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये फंड बेस्ड इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये नॉन फंड बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है। सो इट इज ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट।
इसमें इमीडिएटली फंड्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। All credit assets, whether they are loans or they are bonds or they are accounts receivables or they are financial leases, तो ये सारे के सारे ही ऐसे एसेट्स हैं जिनमें रिस्क है और रिवॉर्ड है। तो दोनों का मिश्रण है, बंडल ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड। तो इनमें हम रिस्क लेते हैं और उसका रिटर्न हमें मिलता है। These risks include interest rate risk, currency risk, commodity risk, equity risk, in addition to credit risk। तो जितने भी ये एसेट्स हैं तो इनमें कहीं इंटरेस्ट रेट रिस्क है, कहीं पे करेंसी रिस्क है, कहीं पे कमोडिटी रिस्क है, कहीं पे इक्विटी रिस्क है। और क्योंकि ये क्रेडिट एसेट्स हैं तो क्रेडिट रिस्क तो इनमें होता है। सो जितने भी क्रेडिट एसेट्स हैं दे कैरी डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क इन एडिशन टू क्रेडिट रिस्क। और ये क्रेडिट एसेट्स एक बार हम फिर से देख लेते हैं। लोन्स दे आर क्रेडिट रिस्क एसेट्स, बॉन्ड्स ये भी बोरो करने का इंस्ट्रूमेंट है, अकाउंट रिसीवेबल वो पैसा जो रिकवर करना है किसी कंपनी ने बिकॉज ऑफ सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, या फाइनेंशियल लीज। When credit risk from such assets is unbundled into a commodity and traded in the market separately, they are regarded as credit derivatives. So जब इनका जो क्रेडिट रिस्क है उसको अलग कर दिया जाता है, उसको अनबंडल कर दिया जाता है इनटू ए कमोडिटी, तो वो कमोडिटी क्या कहलवाती है? तो वो कमोडिटी कहलवाती है क्रेडिट डेरिवेटिव। So when these are separated, then these are unbundled into a commodity. Commodity means into a product. तो क्रेडिट डेरिवेटिव्स क्या है? एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, और इनको मार्केट में सेल परचेज किया जा सकता है। तो इनकी मार्केट में सेपरेट ट्रेडिंग है। सो जो बेस एसेट है, लोन है, बॉन्ड है, वो ज्यों का त्यों बना रहता है। उसके बेसिस के ऊपर ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्रिएट किया जाता है जिनको हम क्रेडिट डेरिवेटिव्स कहते हैं। क्रेडिट इंश्योरेंस एंड लेटर ऑफ क्रेडिट आर सिमिलर टू क्रेडिट डेरिवेटिव्स। सो क्रेडिट इंश्योरेंस या लेटर ऑफ क्रेडिट, सो क्रेडिट गारंटी जैसे सीजीटीएमएससी देता है, या अगर कोई बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है तो वो भी क्रेडिट डेरिवेटिव की तरह ही होते हैं। लेकिन इन इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है, लिक्विडिटी है और रेगुलेटरी बेनिफिट्स हैं वो उस तरह के नहीं है जैसे क्रेडिट डेरिवेटिव के हैं। So they do not offer same flexibility, liquidity or regulatory benefits as are available in case of credit derivative. Credit derivatives bridge the gap between loan, security and derivative market and contribute to liquidity of the credit markets. तो क्रेडिट डेरिवेटिव वो ब्रिज करते हैं उस गैप को जो लोन के बीच में है, सिक्योरिटीज के और डेरिवेटिव मार्केट के बीच में है, और उसके कारण वो लिक्विडिटी जनरेट करते हैं फॉर द क्रेडिट मार्केट। तो दे आर इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट टू कंट्रीब्यूट टू लिक्विडिटी इन द क्रेडिट मार्केट। नो क्रेडिट डेरिवेटिव्स का मैकेनिज्म क्या है, ये फंक्शन किस प्रकार से करते हैं, सो इसको केयरफुली अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है। सो मैकेनिज्म ऑफ क्रेडिट डेरिवेटिव, तो चलिए इसके मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करते हैं। अंडर सीडी ट्रांजैक्शन, क्रेडिट डेरिवेटिव की जो ट्रांजैक्शंस है, प्रोटेक्शन बायर
Generally, originator of the credit asset enters into an agreement with the protection seller. So this means there are broadly two parties in the credit derivative. एक है protection buyer. Protection buyer कौन है? Basically protection buyer है lender. वो बैंक जिसने वो लोन दिया है ओरिजिनली, उसको हम ओरिजिनेटर भी कह सकते हैं. तो ये प्रोटेक्शन के लिए, क्रेडिट प्रोटेक्शन के लिए, रिस्क प्रोटेक्शन के लिए ये एक एग्रीमेंट करता है. सो देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट. ये कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ है? तो ये कॉन्ट्रैक्ट है प्रोटेक्शन सेलर के साथ. हमारी एग्जाम्पल के अंदर मैंने CGTMSC गारंटी कवर का जिक्र किया है. तो इसके अंदर CGTMSC तो वो प्रोटेक्शन सेलर है. उस क्रेडिट रिस्क के अगेंस्ट जिसको प्रोटेक्शन बायर दैट इज द लैंडिंग बैंक इज एक्सपोज्ड टू. तो ये दोनों में एक एग्रीमेंट कर लेते हैं. तो इस एग्रीमेंट के मुताबिक प्रोटेक्शन बायर ट्रांसफर्स द क्रेडिट रिस्क विद रेफरेंस टू नोशनल वैल्यू ऑफ द रेफरेंस ऑब्लिगेशन. तो इसमें दो टर्म्स आ गई हैं. नोशनल वैल्यू, सो नोशनल वैल्यू मीन्स some balance relating to that loan account, और reference obligation means the loan asset. तो उस लोन एसेट में जो उसकी वैल्यू है, नोशनल वैल्यू मीन्स इट कुड बी आउटस्टैंडिंग बैलेंस, इट कुड बी सैंक्शनड लिमिट. तो उसमें जो क्रेडिट रिस्क है वो ट्रांसफर कर देता है टू द प्रोटेक्शन सेलर. एंड फॉर दैट पर्पस जो प्रोटेक्शन सेलर है वो क्या चार्ज करता है, वो क्या रिकवर करता है? तो प्रोटेक्शन सेलर रिसीव करता है फी जिसको हम कहते हैं प्रीमियम. एंड दिस फी, दिस प्रीमियम इज रेगुलरली पेड बाय प्रोटेक्शन बायर टू द प्रोटेक्शन सेलर. सो प्रोटेक्शन सेलर को क्या इंसेंटिव है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में? तो उसको इंसेंटिव है बिकॉज प्रोटेक्शन सेलर जो है receives income किससे? फ्रॉम द प्रोटेक्शन बायर. तो ये इंसेंटिव है प्रोटेक्शन सेलर का. इन केस ऑफ क्रेडिट इवेंट, तो अगर कोई ऐसा इवेंट हैपन होता है, यानी इवेंट क्या है? डेलिक्वेंसीज हैं, डिफॉल्ट्स हैं, फोरक्लोजर्स हैं, प्री पेमेंट एटसेट्रा है, जिसको कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाएगा. अगर कोई क्रेडिट इवेंट हैपन होती है विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस ऑब्लिगेशन उस एसेट को लेकर के, तो देन देयर विल बी सेटलमेंट बिटवीन प्रोटेक्शन सेलर एंड प्रोटेक्शन बायर, वेयर बाय प्रोटेक्शन सेलर विल कॉम्पनसेट टू प्रोटेक्शन बायर फॉर लॉसेज इनकर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द इवेंट. सो उस लोन को लेकर के अगर कोई इरेगुलरिटीज हैं, डेलिक्वेंसीज हैं, डिलेज हैं पे करने में, या डिफॉल्ट हैं, बिल्कुल पे किया ही नहीं जा रहा, या फोरक्लोजर्स हैं, या प्री पेमेंट्स हैं, ये सारे के सारे रिस्क हैं, क्रेडिट रिस्क. और ये क्रेडिट रिस्क किसको लेकर के हैं? उस क्रेडिट एसेट को लेकर के. तो अगर इनमें से कोई क्रेडिट इवेंट हैपन होता है तो देयर विल बी सेटलमेंट बिटवीन दीज टू पार्टीज. ये दो पार्टीज आपस में सेटलमेंट कर लेंगे. तो सेटलमेंट क्या होगा? तो प्रोटेक्शन सेलर प्रोटेक्शन बायर को कॉम्पनसेट करेगा द लॉस इनकर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट इवेंट. सो इस इवेंट के कारण अगर प्रोटेक्शन बायर को जो फी पे कर रहा है, प्रीमियम पे कर रहा है, अगर उसको कोई लॉस होता है तो उस लॉस के लिए वो कंपनसेशन लेगा किससे? प्रोटेक्शन सेलर से, जो प्रीमियम रिसीव कर रहा है, फी रिसीव कर रहा है. सो आई थिंक दिस मैकेनिज्म ब्रॉडली इज क्लियर. तो अगर ऐसा है तो क्विकली टाइप कर देंगे नो क्वेश्चन. सो इफ एवरीथिंग इज क्लियर सो फार, तो क्विकली टाइप कर देंगे नो क्वेश्चन ताकि हम आगे मूव कर सकें.
तो हमने बात की थी सेटलमेंट की। तो सेटलमेंट कब होना है? सेटलमेंट होना है इन द इवेंट ऑफ सम हैपनिंग ऑफ द इवेंट। अगर इवेंट हैपन होता है तो इवेंट क्या है? डेलिक्वेंसी आती है, डिले होता है लोन रीपेमेंट में, या डिफॉल्ट होता है, या फोरक्लोजर हो जाता है, या प्रीपेमेंट्स हो जाते हैं। तो उस केस में जो सेटलमेंट होनी है, नो दैट सेटलमेंट कुड बी फिजिकल सेटलमेंट और सेटलमेंट कुड बी ए कैश सेटलमेंट। तो ये सेटलमेंट के दो डिफरेंट मेथड्स हैं। सो एक है फिजिकल सेटलमेंट और दूसरी है कैश सेटलमेंट। पहले हम देखेंगे फिजिकल सेटलमेंट क्या है। सो इन केस ऑफ फिजिकल सेटलमेंट, प्रोटेक्शन बायर डिलीवर्स द रेफरेंस एसेट्स टू द प्रोटेक्शन सेलर। यानी इस केस के अंदर बैंक क्या करेगा, लेंडर क्या करेगा? पहले लेंडर ने उस लोन के अंदर रिस्क को ट्रांसफर किया था प्रोटेक्शन सेलर को, लेकिन अब क्या करेगा बैंक? इस लोन को ही ट्रांसफर कर देगा प्रोटेक्शन सेलर को कि भी आप अपनी रिकवरी करिए लेकिन मुझे मेरा पैसा दे दीजिए। सो प्रोटेक्शन बायर, दैट मीन द बैंक, इट डिलीवर्स द रेफरेंस एसेट टू प्रोटेक्शन सेलर, और इसके बदले में प्रोटेक्शन सेलर पेज पार वैल्यू प्लस अक्रूड इंटरेस्ट ऑफ द रेफरेंस एसेट। सो उस लोन की जो पार वैल्यू है या उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्शन सेलर पे कर देगा टू द बैंक, दैट इज द प्रोटेक्शन बायर। और इस तरह से बैंक का लोन एडजस्ट हो जाएगा। अब कैश सेटलमेंट इससे डिफरेंट है। तो व्हाट इज कैश सेटलमेंट? प्रोटेक्शन सेलर पेज द प्रोटेक्शन बायर द लॉस सफर्ड। तो इंस्टेड ऑफ ट्रांसफर ऑफ दैट एसेट इन फेवर ऑफ प्रोटेक्शन सेलर, तो इस केस में प्रोटेक्शन सेलर जो लॉस हुआ है प्रोटेक्शन बायर को, तो वो लॉस पे कर दिया जाएगा टू प्रोटेक्शन बायर। सो इस केस में जो लॉस क्या है? डिफरेंस बिटवीन पार वैल्यू प्लस अक्रूड इंटरेस्ट एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द डिफॉल्ट रेफरेंस ऑब्लिगेशन और द एस्टिमेटेड रिकवरीज। तो जो डिफरेंस अमाउंट है, जो रेफरेंस ऑब्लिगेशन की वैल्यू जो कम हुई है या उससे जो रिकवरी होने वाली है वो एस्टिमेट कम है, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो पे कर देगा प्रोटेक्शन सेलर टू द प्रोटेक्शन बायर। तो उसमें हो जाएगा ये कैश सेटलमेंट। सो आई एम श्योर ये सारे के सारे फंडास आपको क्लियर हो चुके होंगे। तो ऑलरेडी हम नोट कर चुके हैं कि जो सीडीज हैं, क्रेडिट डेरिवेटिव्स हैं, ये ओवर द काउंटर इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यानी इनको दो पार्टीज आपस में एग्री करते हैं, प्रोटेक्शन सेलर और प्रोटेक्शन बायर। टू अवॉइड डिस्प्यूट अराइजिंग फ्रॉम सच इंस्ट्रूमेंट्स, ISDA, International Swap and Derivative Association, they have framed standardized format of documentation evidencing such transactions। तो इन ट्रांजैक्शन में किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट ना हो, तो उसके सॉल्यूशन के तौर के ऊपर ISDA ने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट प्रिपेयर किया हुआ है डॉक्यूमेंटेशन का, जो इस ट्रांजैक्शन को प्रूव करेगा। सो टू फैसिलिटेट द क्रेडिट डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस विदाउट एनी डिस्प्यूट, तो ISDA they have framed a standardized format of some document। ISDA has also defined credit events। तो इन्होंने 6 तरह की क्रेडिट इवेंट डिफाइन की हुए ISDA ने। तो ये 6 इवेंट्स कौन सी हैं? सबसे पहली है बैंकरप्सी। अगर बोरोर बैंकरप्ट होता है तो ये क्रेडिट इवेंट है जिसके लिए प्रोटेक्शन सेलर को सेटलमेंट करनी होगी। देन ऑब्लिगेशन एक्सेलरेशन, तो प्रीपेमेंट हो गया ये। देन ऑब्लिगेशन डिफॉल्ट, अगर लोन में डिफॉल्ट होता है।
या फेलर टू पे होता है, या कैंसिलेशन होती है, रिपुडिएशन, या रिस्ट्रक्चरिंग होती है। तो दीज आर 6 इवेंट्स जिनको हम कहते हैं क्रेडिट इवेंट्स अकॉर्डिंग टू ISTA। चलिए फ्रेंड्स, जिन स्टूडेंट्स का अभी तक लाइक डिसलाइक नहीं हुआ है, क्विकली वो लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर देंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं लाइव क्लास में, और जो इसके रिकॉर्डेड वर्जन के स्टूडेंट हैं, मेरा रिक्वेस्ट उनसे भी रहेगा कि अगर उनको ये सेशन यूजफुल लगता है, कितना आसान बता के आपको समझाया गया है कि क्रेडिट डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, तो अगर आपको लगता है कि सेशन के कंटेंट्स यूजफुल हैं, तो फिर इसको लाइक करने में कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। सो कर दीजिए क्विकली लाइक डिसलाइक। और यहाँ पे एक बात मैं और भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, CIB एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें अगर आप सभी पेपर्स में केस स्टडीज़ के ऊपर फोकस नहीं करते तो इस एग्ज़ाम में मिनिमम स्कोर लेना काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क बन जाता है। तो केस स्टडी से पहले आपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो वीडियो लेसन से अंडरस्टैंड करने हैं, जैसे अभी मैं कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहा था, और फिर उन कॉन्सेप्ट में और क्लैरिटी लाने के लिए और उनको पेपर तक याद रखने के लिए केस स्टडीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो एग्जामिनर केस स्टडी क्वेश्चन देता है, 8-10 केस स्टडीज टोटल देता है पेपर के अंदर वो, और हर एक केस स्टडी 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, 6 मार्क्स, इस प्रकार से एक स्टडी होती है। तो अगर आप केस स्टडीज़ को अच्छे से कर लेते हैं तो आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। तो केस स्टडी को ज़रूर करें। चलिए अब हम नोट करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ क्रेडिट डेरिवेटिव्स। अलग अलग तरह के क्रेडिट डेरिवेटिव्स कौन कौन से हैं। तो मोस्ट पॉपुलर वन है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स। So one is credit default swaps, then total return swaps, credit linked notes, और क्रेडिट स्प्रेड ऑप्शंस। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स, टोटल रिटर्न स्वैप्स, क्रेडिट लिंक्ड नोट्स एंड क्रेडिट स्प्रेड ऑप्शंस। तो ये सारे के सारे क्रेडिट डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अब क्रेडिट डेरिवेटिव्स क्या पर्पस सर्व करते हैं प्रोटेक्शन बायर के लिए। So what purpose is served by credit derivatives so far protection buyer is concerned? So transferring credit risk without transferring the credit asset. तो क्रेडिट एसेट प्रोटेक्शन बायर के पास ही रहता है, लेकिन क्रेडिट रिस्क प्रोटेक्शन सेलर को ट्रांसफर हो जाता है। देन हेजिंग अगेंस्ट क्रेडिट रिस्क। तो क्योंकि क्रेडिट रिस्क ट्रांसफर हो जाता है तो ये हेजिंग का काम करता है अगेंस्ट क्रेडिट रिस्क फॉर द प्रोटेक्शन बायर। रिलीफ इन रेगुलेटरी कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर क्रेडिट एसेट्स विच कैन बी यूज्ड फॉर फर्दर बिजनेस पर्पसेस। तो इसमें जो रेगुलेटरी कैपिटल मेंटेन करनी है बैंक ने, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो हम जिसको कहते हैं, तो जब क्रेडिट डेरिवेटिव क्रेडिट रिस्क को कवर करेगा तो टू दैट एक्सटेंट रिस्क वेट वैल्यू उस लोन की कम हो जाएगी, और उसके कारण जो कैपिटल का रिक्वायरमेंट है वो भी कम हो जाएगा, और फिर वो कैपिटल को बैंक यूज कर सकते हैं फॉर फर्दर बिजनेस पर्पज। देन बेटर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बाय रिड्यूसिंग कंसंट्रेशन इन द मार्केट। तो इनके थ्रू डाइवर्सिफिकेशन भी पॉसिबल है।
तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं। तो चलिए अब इस क्लास को हम वाइंड अप करते हैं, लेकिन वाइंड अप होने से पहले अगर इस क्लास के साथ आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप उस क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर। तो कमेंट बॉक्स आपको ऑलवेज अवेलेबल रहता है, लेकिन अगर आपकी कोई क्वेरी है हमारी प्रोडक्ट्स को लेकर के या आपको कोई हेल्प चाहिए हमसे, तो इस ईमेल आईडी के ऊपर हमें मेल कर सकते हैं, या हमारी ऐप अगर आपने अभी तक इंस्टॉल कर नहीं उसको किया हुआ है तो उस ऐप को इंस्टॉल करिए और उसके मैसेज बॉक्स में आप जो जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो उसके मैसेज बॉक्स में अपने मैसेज को टाइप कर दीजिए। तो चलिए आज के सेशन को अब हम वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।